नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ममता बनर्जी की मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई बड़ी कार्रवाई। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के लिए निकलेगा ग्लोबल टेंडर। नोएडा में 1000 एकड़ में होना है निर्माण। सीएम अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाया बड़ा आरोप। पूछा क्या मनीष सिसोदिया की भी याददाश्त जाने वाली है। महाराष्ट्र में नई सरकार के बनने के कई दिनों बाद भी कैबिनेट विस्तार न होने से विपक्षी दल जो है सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस ने मांगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इस्तीफा। बेटी को लेकर लगाए बड़े आरोप। ईडी ने ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर छापेमारी और पूछताछ के बाद चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। उनके करीबियों से ईडी ने करोड़ों रुपए कैश और सोना बरामद किया है। शुक्रवार 22 जुलाई को ईडी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रियों पर छापेमारी शुरू की थी, जिसके बाद यह छापेमारी अब तक जारी है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से ईडी ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद किए हैं। ईडी ने अर्पिता को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई घंटों से जो है ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ चल रही थी और इस दौरान ईडी ने उनसे कई सवाल पूछे, जिनका जवाब मंत्री नहीं दे पाए, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों के खिलाफ हो रही है पूरी कार्रवाई शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। यह भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी तरीके से भर्ती कराने के लिए ओएमआर सीट में हेरफेर किया गया। इसमें लाखों रुपए घूस लेकर फेल उम्मीदवारों को पास कराया गया है। आरोप है कि इस मामले में सीधे शिक्षा मंत्री शामिल थे। बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। आपको बता दें कि ईडी ममता के एक और मंत्री परेश अधिकारी के घर पर छापेमारी कर रही है। साथ ही उनके करीबियों से भी पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शुक्रवार मिली जानकारी के अनुसार अब राज्य में फिल्म सिटी बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रही इस फिल्म सिटी को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। यूपी स्थित गौतम बुद्ध नगर के नोएडा के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का निर्माण होना है और अब 1000 एकड़ में बनने वाली इस फिल्म सिटी को लेकर ग्लोबल टेंडर निकालने की भी बात सामने आई है। अगले कुछ दिनों में लखनऊ में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि उस बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। लखनऊ में होने वाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक में फिल्म सिटी बनाने के टेंडर का प्रस्ताव रखा गया है। कुछ महीने पहले ही राज्य में प्रस्तावित इस फिल्म सिटी के लिए बिड खोल दिए गए थे। बताया जा रहा है कि बिड में 10,000 करोड़ रुपए की इसकी फिल्म का प्रस्ताव रखा गया था। इस फिल्म सिटी का निर्माण 3 चरणों में होना है, जबकि प्रोजेक्ट में इस फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके पहले चरण में फिल्म स्टूडियो, खुला एरिया और जो है पार्क विला आदि तैयार किए जाने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया है, शराब माफियाओं को मालामाल कर दिया है। मंत्री ने कहा कि गरीब आपदा के समय दिल्ली छोड़कर जा रहा था और आपकी सरकार उस समय भी शराब माफियाओं को धन कराने की बात कर रही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और उस पर आप चुप रहे। इससे साफ दिखता है कि आपके नाक के तले आपके लोगों ने मिलकर घोटाला किया है। उन्होंने आगे कहा कि आप जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सत्येंद्र जैन जी को अभी तक बेल नहीं मिली। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे और वे जेल भी गए और जेल जाते ही उनकी याददाश्त चली गई। उन्होंने पूछा कि क्या मनीष सिसोदिया जी की भी याददाश्त जाने वाली है। आपके भ्रष्टाचारी मंत्री का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के सीएम पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के 22 दिन बाद भी महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। शुक्रवार को दोनों
के दिल्ली दौरे के बाद शीर्ष भाजपा नेतृत्व मंत्रियों की सूची को मंजूरी दे सकता है। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख अभी तय नहीं हुई है। आपको बता दें कि सिंधिया और फडणवीस निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे दोनों खेमे के विधायक भी न केवल मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लेकर बल्कि विभागों के बंटवारे को लेकर भी अनिश्चित हैं। भाजपा शनिवार को पनवेल में राज्य कार्यकारिणी की बैठक उसने आयोजित की है, जिसमें फडणवीस शामिल हुए। एक दिन बाद सिंधे को ठाणे में धनगर और समुदाय के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। सोमवार को दोनों नेता निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं भाजपा नेताओं के साथ एक अलग बैठक भी करेंगे। कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने पीएम से कहा है कि वो तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा ले लें। दरअसल ईरानी की बेटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप शामिल है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लाइसेंस फर्जी तरीके से दिया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि पीएम तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा ले लें। ईरानी पर यह आरोप नहीं है, पूरे दस्तावेज हैं जिन्हें आरटीआई से लिया गया है। स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप है। ये गैर कानूनी तरीके से हुआ। मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लिया गया। गोवा के कानून के हिसाब से रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि स्मृति ईरानी से जवाब चाहते हैं कि जिस आबकारी आयुक्त ने रेस्टोरेंट को नोटिस दिया उसके ट्रांसफर की तैयारी हो गई है। क्या ईरानी जी ये आपकी अनुमति के बिना हो रहा है? ये धांधली कैसे शुरू हुई? सत्ता बल का प्रभाव फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए चल रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि हम संसद में यह मुद्दा उठाएंगे। साथ ही उन्होंने मांग की कि महिला आरटीआई एक्टिविस्ट को सुरक्षा भी मिले। कांग्रेस नेता ने स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कोई तू मैं का सवाल नहीं है। स्मृति ईरानी हमेशा सोनिया जी, राहुल जी के बारे में बोलती रहती है, लेकिन वो तो आधारहीन होता है। हम कागजात के आधार पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरटीआई कार्यकर्ता रोडिक्स की जान को खतरा भी बताया है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर कोई भी जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई बड़ी कार्रवाई। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के लिए निकलेगा ग्लोबल टेंडर। नोएडा में 1000 एकड़ में होना है निर्माण। सीएम अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाया बड़ा आरोप। पूछा क्या मनीष सिसोदिया की भी याददाश्त जाने वाली है? महाराष्ट्र में नई सरकार के बनने के कई दिनों बाद भी कैबिनेट विस्तार न होने से विपक्षी दल जो है सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस ने मांगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इस्तीफा। बेटी को लेकर लगाए बड़े आरोप। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है,
ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आरजेडी अंदर खाने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए तैयारी में जुटी है। दरअसल आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने बीजेपी और जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू और बीजेपी में एकता है ही कहां। एकता तो कभी ही थी ही नहीं। यह तो कुर्सी की लालच ने दोनों को एक जगह इकट्ठा करके रखा है। दोनों एक एक पैर के हैं और एक एक पैर से लंगड़े हैं। ये लोग किसी तरह से एकजुट होकर चलने का प्रयास करते हैं। न जेडीयू दोनों पैर पर खड़ा हो सकता है और न ही बीजेपी दोनों पैर पर खड़ी रह सकती है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार का तो कोई राजनीतिक ताकत ही नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको पता चल चुका है कि जगदानंद ने कहा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना किसी सहारे के बढ़ नहीं सकते और ना ऊंचा देख सकते। ठीक उसी तरह से नीतीश को भी सहयोग चाहिए, कभी मोदी तो कभी लालू प्रसाद जी का। नीतीश पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं और इसमें स्थिरता ही नहीं है। अगर नीतीश कुमार में आत्मसम्मान की भावना रहती तो इतनी बेइज्जती के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी के साथ नहीं रहते। बीजेपी बराबर यह साबित करना चाहती है कि नीतीश कुमार हम पर आश्रित हैं और वह सचमुच साबित करते हैं कि हम आश्रित हैं। इनके मन में इस बात का डर बना रहता है कि आश्रय हटा दिया जाएगा तो जीरो पर आ जाएंगे और राजनीति से सदा के लिए विदा हो जाएंगे। जगदानंद ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीति के सिद्धांतों का विसर्जन हो चुका है। नीतीश कुमार के सहयोग करने के बाद पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है सहयोग की चीज ही क्या है, ये तो जनता के लिए बिल्कुल ठुकराए जा चुके हैं। एक व्यक्ति के रूप में आए, सदस्य बन के रहना चाहते हैं तो हम लोगों को कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी के लिए जनता ने तय कर दी है। जनता का माइंडेड नीतीश कुमार ने लूटा है और इसका वे प्रायश्चित भी करें, जिसके लिए जनता ने ये जनादेश जो है उन्हें दिया था। इस पर इन्होंने दंगाइयों और उन्मादियों के कहने पर डकैती डाली है। महाराष्ट्र की नई सरकार में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर बीजेपी के अंदर से पहली विरोध की आवाज उठी है। दरअसल राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बयान से तहलका मच सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार को स्थिर करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए मन पर पत्थर रखकर हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। हमने ये दुख पचाया और आनंद के साथ जो है गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। आपको बता दें कि बीते 30 जून को शिवसेना ने बागी हुए एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने की घटना ने सबको चौंका दिया था। अब इसी मामले में चंद्रकांत पाटिल ने यह बात कही थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के 22 दिन बाद भी महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का जो है इंतजार हो रहा है। शुक्रवार को दोनों दिल्ली दौरे के बाद शीर्ष भाजपा नेतृत्व मंत्रियों की सूची को मंजूरी दे सकता है। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख अभी भी तय नहीं हुई है। शिंदे और फडणवीस निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और इसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही उसको लेकर कोई वो निर्णय ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में घोषणा भी की है। जल्दी ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में भी 300 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है।
इसकी भी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो है 2,904.41 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हुआ है और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत के दौरान 10,000 शिक्षकों को भर्ती की घोषणा का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सिंगल टीचर स्कूल है, वहां शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि साल 1998 के बाद राज्य सरकार ने 14,000 शिक्षकों की भर्ती की है, जिन्हें दस्तावेजों के परीक्षण के बाद नियुक्ति दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की हाट बाजार क्लिनिकल योजना के तहत हाट बाजार में मोबाइल यूनिट काम करती है, जहां लोगों का निःशुल्क जांच और दवाइयां उनको दी जाती हैं और इस योजना के लिए भी सरकार ने स्टाफ बढ़ाने का फैसला किया है। मोबाइल यूनिटों के लिए 300 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कोरबा, कांकेर, महासमुंद के मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण, उपकरणों की व्यवस्था और बिलासपुर के कैंसर संस्थान के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में पहला अनुपूरक बजट जो है पारित हुआ है। बजट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य का वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य बजट का आकार काफी बड़ा है और यह बजट छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर ईडी की छापेमारी और पूछताछ के बाद ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तार को लेकर जो है पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने टीएमसी समेत ममता बनर्जी पर हमला बोला है। दिलीप घोष ने पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि अरेस्ट तो होना ही था, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, ये तो केवल कड़ मात्र है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेता सीबीआई और ईडी को धमकी दे रहे थे। दिलीप घोष ने टीएमसी नेता के करीबी के घर से बरामद 21 करोड़ रुपए की रकम को लेकर कहा कि मंत्री के आसपास के दूसरे लोगों ने कितने करोड़ छिपाए हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने दावा किया कि शिक्षक भर्ती के नाम पर 45 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वह सब जानती है, लेकिन ये नहीं जानती है कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि टीएमसी नेताओं के कथित शारदा कांड के खिलाफ हम कोर्ट गए थे। आपको बता दें कि ईडी ने ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर पर छापेमारी में 21 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बरामद की है, जिसके बाद ईडी ने टीएमसी नेता समेत अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया है। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिख रही हैं। मंत्री आलमगीर भी अब ईडी की कार्रवाई के घेरे में आ गए। साहिबगंज जिले में बड़हरबा में टेंडर से जुड़े एक विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आने के बाद ईडी ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इतना ही नहीं, इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरहेट के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित 11 लोगों को नामजद आरोपी भी बनाया गया है। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। वो विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। वरिष्ठता के लिहाज से उन्हें सरकार में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। ईडी ने आलमगीर आलम को जिस मामले में नामजद आरोपी बनाया है वो जो है 2020 में साहिबगंज के बड़हरबा में हाट बाजार की बंदोबस्ती को लेकर हुए टेंडर विवाद से संबंधित है। आरोप है कि शंभू नंदन नाम के एक ठेकेदार पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर इस टेंडर में भाग लेने से रोका गया था। इस मामले में बरहेट के विधायक प्रतिनिधि और झामुमो नेता पंकज मिश्रा का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। इस ऑडियो में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की ओर से ठेकेदार शंभू नंदन को टेंडर नहीं डालने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके आधार पर ठेकेदार शंभू नंदन की शिकायत पर मंत्री आलमगीर आलम, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मंत्री आलमगीर आलम ने तब इसे बदनाम करने की साजिश बताया था। शिकायत दर्ज कराने वाले ठेकेदार शंभू नंदन के खिलाफ भी 2 लोगों ने काउंटर एफआईआर की थी। बीते अप्रैल महीने में ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी और अब जाकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा के अलावा जिन अन्य लोगों को नामजद किया गया है उनमें तपन सिंह, दिलीप शाह, इस्तेकार आलम, तेजस भगत, कुंदन गुप्ता, धनंजय घोष, राजीव रंजन शर्मा, संजय रमानी और टिंकू रंजक अंसारी भी शामिल है। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ममता बनर्जी की मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने किया गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई बड़ी कार्रवाई।
यूपी में फिल्म सिटी बनाने के लिए निकलेगा ग्लोबल टेंडर। नोएडा में 1000 एकड़ में होना है निर्माण। सीएम अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाया बड़ा आरोप। पूछा क्या मनीष सिसोदिया की भी याददाश्त जाने वाली है। महाराष्ट्र में नई सरकार के बनने के कई दिनों बाद भी कैबिनेट विस्तार न होने से विपक्षी दल जो है सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस ने मांगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इस्तीफा। बेटी को लेकर लगाए बड़े आरोप। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए एक लोगो का जो है अनावरण किया है और इसके साथ साथ सीएम पटेल की मौजूदगी में भारतीय ओलंपिक संघ, गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। यह 36वां राष्ट्रीय खेल होगा जिसकी मेजबानी इस बार गुजरात कर रहा है। इसमें 36 खेल होंगे। इसमें 36 राज्य भाग लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गिर के शेर को आज लॉन्च किए गए राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में देखा जा सकता है। इस बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में होगा। इसमें गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। खेलो इंडिया युवा खेलों में सफल पदार्पण के बाद योगासन और मलखंब को पहली बार इसमें शामिल किया जाएगा। इन दोनों पारंपरिक भारतीय खेलों को मई में पंचकुला में पहली बार खेलो इंडिया युवा खेलों में शामिल किया गया था। योगासन और मलखंब को शामिल करने के लिए जो है उन्होंने घोषणा करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने बयान में कहा कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान 36 खेलों की स्पर्धाओं का आयोजन होगा और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को अवैध विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्ति ने अपने बैग में $1,54,500 और 5,000 थाई बहद यानी करीब 1.24 करोड़ रुपए छिपा रखे थे। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दीपक कुमार महाराज के रूप में पहचाने गए यात्री को संदिग्ध व्यवहार के चलते 21 जुलाई को रात करीब 9 बजे पकड़ा गया था। महाराज थाई एयरवेज फ्लाइट के जरिए बैंकॉक जा रहा था जब उसे चेक इन क्षेत्र आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर देखा गया। संदेह होने पर उसे उसके सामान की गहनता से जांच के लिए रैंडम चेकिंग पॉइंट पर ले जाया गया। XBIX मशीन से चेक करने पर उसके बैग के फॉल्स बॉटम में छिपाकर कुछ नोट जो है उसमें दिखाई दिए। इसके बाद यात्री को चेक इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई और भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक उपायों के माध्यम से उसे कड़ी निगरानी में रखा गया। मामले की जानकारी सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सीमा शुल्क अधिकारियों को भी दी गई है। अधिकारी ने कहा कि जैसे ही यात्री ने चेक इन और आव्रजन औपचारिकताओं को पूरा किया उसे सीआईएसएफ निगरानी और खुफिया कर्मचारियों ने रोक लिया। यात्री को उसके हैंडबैग के साथ प्रस्थान सीमा शुल्क कार्यालय लाया गया जहां पूरी तरह से फिजिकली जांच के बाद उसके पास से $1,54,500 और 5,000 थाई बहत जिसकी कीमत लगभग 1.24 करोड़ रुपए है उनको बरामद किया गया।
मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कई जिलों में झरनों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। छतरपुर जिले में बारिश के इस मौसम में झरनों पर पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ रही है। जिले के जटाशंकर धाम में भी जोरदार बारिश के कारण नजारा हिल स्टेशन जैसा हो गया है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों के मन को मोह रहा है। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले छतरपुर जिले के बिजावर तहसील स्थित जटाशंकर धाम में आज सुबह भी जोरदार बारिश हुई। पहाड़ के मध्य में जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला स्थित प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल जटाशंकर धाम अपनी अलौकिक भौगोलिक छटा के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि जटाशंकर धाम के 3 ओर पहाड़ है। यहाँ बारिश होने के बाद तीनों पहाड़ों का पानी शिव धाम की सीढ़ियों और गौमुख के झरने से नीचे आता है। झरना इतना खूबसूरत दिखता है कि नजर नहीं हटती है। मौसम के नजारे का लुत्फ लेने के लिए बड़ी तादाद में प्रकृति प्रेमी यहाँ पहुंचते हैं। इसके अलावा श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा का विशेष धार्मिक महत्व होने के चलते भी इन दिनों बड़ी तादाद में लोग जटाशंकर धाम पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर जटाशंकर धाम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खासा पसंद किया जा रहा है और बड़ी संख्या में यूजर्स इसे शेयर भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ के समिट बिल्डिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से ही समिट बिल्डिंग फिर से विवादों में आ गई है। दरअसल यहां नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा किया है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। और इस बिल्डिंग में नशे से धुत युवती का ये वीडियो है, जिसमें बार के बाहर नशे में धुत युवती युवक पर जमकर सैंडल और घूंसे चलाती हुई देखी जा सकती है। समिट बिल्डिंग के बाहर का ये एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसमें युवती युवक के साथ मारपीट करती हुई भी दिख रही है। युवती के साथ एक अन्य युवती उसको रोकते हुए दिखाई दे रही है। मारपीट के दौरान ही युवती वहां लगे फ्लावर पार्ट को भी युवक पर फेंकते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अब इस मामले में पुलिस में कोई भी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का खुद संज्ञान लिया है। प्रशासन का कहना है कि इस घटना के समय पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर युवक और युवती की तलाश जारी है। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ शीर्ष 6 टीमों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। शास्त्री ने आगे कहा कि सफेद गेंद वाले क्रिकेट पर जोर दिया जाना चाहिए। पूर्व भारतीय हेड कोच ने कहा कि बात यह है कि यह फुटबॉल मॉडल है। आपके पास ईपीएल, ला लीगा, जर्मन लीग, दक्षिण अमेरिका और कोपा अमेरिका है। भविष्य में ऐसा ही होगा। आपके पास एक विश्व कप होगा और फिर बाकी दुनिया भर में होने वाली सभी अलग अलग लीग्स होंगी, जिस तरह से वह टेस्ट प्रारूप चाहते हैं। शास्त्री ने जोर देकर कहा कि प्रारूप केवल 6 पक्षों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि टीमों को प्रारूप खेलने में सक्षम होने के लिए शीर्ष 6 का हिस्सा बनने के लिए परीक्षा से भी गुजरना होगा। शास्त्री के प्रस्ताव के अनुसार वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड और श्रीलंका जैसी टीमें टेस्ट खेलने से चूक जाएंगी, जो अभी तक टेस्ट रैंकिंग में शामिल नहीं है, चाहे वह भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड हो। आपको टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए रेड बॉल सीरीज के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।